महाराज हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर सन 606 ईस्वी में बैठे थे। इन्हीं के काल में 7वीं सदी के पूर्वार्ध में हुन सांग भारत में आए थे। वह एक बौद्ध थे और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज के लिए ही वह भारत आए थे। बौद्ध धर्म भारत से ही चीन में पहुंचा था, इसलिए इसके ये प्रमाणिक ग्रंथ भारत में ही मिल सकते थे। यही विचार करके हुन सांग ने भारत में आने की सोची थी। जब वह 20 वर्ष के थे तभी से वह नालंदा के विश्वविद्यालय में आकर काफ़ी समय तक अध्ययन करते रहे। हुन सांग ने हर्षवर्धन के राज्यकाल की कई बातें लिखी हुई हैं। वह लिखते हैं कि हर्ष के समय में शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। लोगों को शिक्षित करने के लिए बहुत धन खर्च किया जाता था। यहाँ शिक्षा के लिए अनेक विहार और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षा के अन्य केंद्र भी उपस्थित थे। सरकार इन शिक्षा केंद्रों की बहुत सहायता किया करती थी। यहाँ तक कि मथुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्र, वाराणसी, अमरावती, कांची और विक्रमशिला में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय थे। सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में ही था। इस विश्वविद्यालय में विदेशों से भी आकर लोग अध्ययन किया करते थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग 1,500 प्राध्यापक पढ़ाया करते थे, अध्यापक थे वहाँ पे, और लगभग 10,000 छात्र यहाँ पढ़ा करते थे। हर्ष ने अनेक गांवों की आय इस विश्वविद्यालय के लिए निश्चित कर रखी थी। यह गुरुकुल के ढंग का ही विश्वविद्यालय था। छात्र और अध्यापक यहीं रहते थे, दोनों साथ में उनका रहने का इंतजाम था। विद्यार्थियों के लिए भोजन, वस्त्र आदि का भी इंतजाम विश्वविद्यालय करता था। छात्रों पर कोई भार न था। शिक्षा निःशुल्क थी। यहाँ से निकलते हुए स्नातकों का मान पूरे संपूर्ण एशिया में था। सभी उन्हें आदर की दृष्टि से देखा करते थे। हुन सांग महाराज हर्षवर्धन के प्रशासन की भी बहुत प्रशंसा किया करते थे। वह बताते हैं कि महाराज हर्षवर्धन का राज्य संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। बंगाल और आसाम में भी इसका शासन था। हिमालय से लेकर के नर्मदा तक और असम से लेकर के पंजाब तक सारा प्रदेश उसके अधीन था। नेपाल और कश्मीर भी उसके राज्य के अंग थे। देखभाल के लिए वह प्रजा में जाकर उनकी समस्याओं को समझा करते थे, उन्हें हल करने का भरसक प्रयास करते थे। उनका साम्राज्य प्रांतों, जिलों, तहसीलों और ग्रामों में क्रमशः विभक्त था। ग्राम उसके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। बड़े अपराधों के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। प्रजा पर बहुत कम कर लगाया जाता था। खेतों की आय का केवल 1/6 भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। हर्ष ने अपने राज्य में अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। सड़कों के पास ही कुओं, धर्मशालाओं और चिकित्सालयों का भी प्रबंध था। सड़क के किनारों पर पेड़ों की व्यवस्था की गई थी ताकि उसकी छाया में राहगीर आनंद ले सके। यात्री सरलता से यात्रा कर सकते थे। हर्ष के समय में प्रजा बहुत ही सुखी थी। चोरी और इस तरह की भय नहीं था। भारत का पूरा भ्रमण करने और बौद्ध ग्रंथों का पर्याप्त अध्ययन कर लेने के बाद हुन सांग 645 में भारत से चीन चला गया। वह स्थल मार्ग से भारत आए थे और उसी मार्ग से चीन चले गए। जालंधर तक तो हुन सांग हर्ष की सेना के संरक्षण में ही थे। यहीं तक हर्ष के राज्य की सीमा थी। आगे तो उसे मार्ग में अनेक लुटेरों ने सताया और वह बड़ी कठिनाई से चीन पहुंचा। हुन सांग की यात्रा ने भारत और चीन की मैत्री को और सुदृढ़ बना दिया था। इस यात्री के चीन में पहुंचने के साथ ही हर्ष की ख्याति वहां भी फैल गई। हुन सांग की भारत यात्रा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी मिलती है और भारत के गौरव की कहानी घर घर सुनाता रहा। इसलिए भारत के इतिहास में हुन सांग की यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। हुन सांग भारत के अनेक अमूल्य ग्रंथों को अपने साथ चीन ले गए थे। चीन में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म के कई संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। हुन सांग की यात्रा और उनके द्वारा अनुदित ग्रंथ आज भी चीन और भारत को जोड़ने में कड़ी का कार्य कर रहे हैं।